दोस्तों कहा जाता है कि इंसान और जानवर के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दरअसल इंसान के अंदर बुद्धि होती है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति होती है, उसमें रिश्तों का महत्व होता है, रिश्तों की अहमियत होती है। लेकिन जानवरों में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो इंसान है वो कुछ इस कदर गिर चुका है, कुछ इस कदर गिर चुका है कि ना उसे रिश्तों का मोल पता है, ना उसे इज्जत का ख्याल है, ना उसे मानवता का ख्याल है। क्योंकि दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर एक मासूम के साथ में कुछ ऐसा किया जाता है और करने वाला जो व्यक्ति होता है, यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की कोर्ट के अंदर रो रो कर पूरी कहानी सुनाती है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते हैं। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस भयावह कहानी की शुरुआत होती है गाज़ियाबाद के मोदी नगर से। और इसी गाज़ियाबाद के मोदी नगर में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में पिता है, एक 18 साल की लड़की है और एक उसका छोटा भाई है। जो इस व्यक्ति की पत्नी है उसकी साल 2018 में मौत हो चुकी है। दोस्तों इस घटना के अंदर मैं नाम छुपा कर रखूँगा क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है और वो लड़की आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कठिनाई ना आए, तो इसलिए हम उस लड़की का नाम नहीं लेंगे। ये जो लड़की होती है एक दिन अपने घर से अपने बाप को बिना बताए रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। लड़की स्टेशन पे पहुंचती है। अब कोई इस लड़की को जानने वाला नहीं था, कोई इस लड़की को पहचानने वाला नहीं था, जो भी था इसके लिए अनजान था। लिहाजा ये लड़की कहाँ जाए, क्या सोचे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर पिता भी जब अपनी बेटी को घर पर नहीं पाता है तो वो भी परेशान होता है। लिहाजा उसके बाद में ये जो लड़की होती है उसी रेलवे स्टेशन पर रुकने का फैसला कर लेती है। अब बेचारी पूरी रात उसी रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही कभी किधर टाइम पास करती, कभी किधर टाइम पास करती। और जैसे ही अगले दिन सुबह होता है लड़की लोगों से पता करती है कि कोर्ट कहाँ है। उसके बाद में ये लड़की सीधा सीधा कोर्ट पहुँचती है और कोर्ट पहुँचने के बाद में वहाँ पर जो स्टाफ वगैरह होता है उन सब से बातचीत करती है और सीधा कोर्ट के समक्ष पहुँच जाती है। और उसके बाद में यकीन मानिए दोस्तों, जब ये लड़की थी, जब इसको चुप कराकर, इसको ढांढस बनाकर जब इस लड़की से इसकी पूरी बात पूछी जाती है और उसके बाद में ये जो लड़की जो कहानी सुनाती है, ना कि उस कहानी को सुनने के बाद में जो जज साहब होते हैं, बाकी वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है, सब किसी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। दरअसल ये जो लड़की जो कहानी सुनाती है वो इतनी ज़्यादा भयानक, इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि शायद आप लोगों ने भी इस तरीके की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब लड़की से पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, तो ये लड़की बताती है कि साहब मैं कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। हर कोई मुझे ही दबाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए कोर्ट आई हूँ ताकि आप मेरी बात समझ सको, आप मेरे दर्द को समझ सको, मेरी पीड़ा को समझ सको। जज साहब आश्वासन देते हैं कि जो भी बात है तुम सिलसिलेवार तरीके से हमें बताओ। ये लड़की बताती है कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिता और मैं और मेरा छोटा भाई रहा करते थे। बात है साल 2018 की, जब मेरी माँ की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब इधर मेरी माँ की अर्थी उठती है, उधर जो मेरा बाप था वह हैवान बन जाता है। दरअसल जैसे ही माँ की अर्थी उठती है तो मेरा बाप जो था ये मेरे ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरे पिता मुझे किस नज़र से देखते हैं, बल्कि मैं तो अपनी माँ की मौत की वजह से इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे ठीक से नींद तक नहीं आती थी। इसलिए कई बार मैं ठीक से सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लिया करती थी। और यहीं पर मेरे पिता ने मेरे साथ गंदा काम करना शुरू किया। दरअसल ये अभी लड़की नींद की गोली खाकर सो जाती तो उसी समय इसका जो बाप था, दरिंदा हैवान, वो इस लड़की के साथ में रेप किया करता। ये लड़की आगे कोर्ट को बताती है कि जब पहली दफ़ा मुझे ये आभास होता है कि मेरा बाप दरिंदा मेरे साथ में रेप कर रहा है, तो इस बात की जानकारी मैं सीधा सीधा अपनी मौसी को देती हूँ। जैसे ही मेरी मौसी ये बात सुनती है उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होता है। हालांकि मैं जब बताती हूँ तो फिर वो मेरी बात पर यकीन करती हैं और सीधा सीधा मोदी नगर पुलिस थाने पहुँचती हैं। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में वो मेरे पिता के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज कराती हैं। लेकिन जो मेरे ख़ानदान के लोग थे, जो मेरे परिवार के लोग थे, वो सारे के सारे पुलिस थाने पहुंचते हैं
और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में मुझे ही पागल करार देते हैं और उसके बाद वहां पर पैसे देकर बात को रफा दफा कर देते हैं। हालांकि ये लड़की बताती है कि उसके बाद में ये लड़की गर्भवती हो जाती है। जब ये लड़की गर्भवती होती है तो इस लड़की के जो परिवार के सदस्य लोग होते हैं वो इस लड़की को लेकर सहारनपुर पहुंचते हैं और सहारनपुर एक निजी अस्पताल में ले जाकर इस लड़की का ऑपरेशन करा देते हैं। न कि इस लड़की का ऑपरेशन कराते हैं बल्कि इस लड़की के ऑपरेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने थे उन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को ये परिवार वाले जला देते हैं ताकि लड़की के पास में किसी भी तरीके का कोई भी सबूत ना रहे। इस लड़की के दर्द का, इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस लड़की की माँ की जब से मौत हुई है, जब से उसका जो पिता हैवान है वो उसके साथ में लगातार दरिंदगी कर रहा है। एक बार लड़की गर्भवती होती है, उसका ऑपरेशन कराया जाता है, लड़की तकलीफ़ में, सदमे में होती है और इस बात की जानकारी लड़की अपनी ट्यूशन में, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में, हर जगह हर किसी को बताती है। लेकिन इस लड़की की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, इस लड़की की बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि ये जो लड़की है जिसकी उम्र 18 साल है, ये कोर्ट को ये भी बताती है कि गर्भपात की दवाइयाँ खाते खाते उसके मानसिक संतुलन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ना कि मानसिक संतुलन पर उसकी असर पड़ा है बल्कि उसकी जो बॉडी है ये भी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। उसकी बॉडी के जो अंग हैं ये ठीक तरीके से काम ही नहीं करते, ना हाथ ना पाँव। और उसके बाद में इसका जो बाप है लगातार उस बच्ची को प्रताड़ित करता, उसका रेप करता और उसके बाद में उसे घर के अंदर ही बंद कर चला जाया करता था। और उसके बाद में ये लड़की सोचती है कि आखिरकार उसकी बात को कोई भी सुनने को तैयार क्यों नहीं है, आखिरकार उसके ऊपर यकीन कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये लड़की फैसला करती है कि उसका बाप जब भी उसके साथ गलत काम करेगा वो इस चीज़ की वीडियो शूट कर लेगी और लड़की ऐसा ही करती है। लड़की अपने पिता की दरिंदगी की वीडियो शूट करती है और उस वीडियो को शूट करने के बाद में परिवार के हर एक सदस्य के व्हाट्सएप पर भेज देती है। लेकिन दोस्तों, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं जिनके व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजी गई थी, उनकी दरिंदगी का आलम आप लोग देखिए कि वो उल्टा इस बच्ची को डांटते और फटकारते हैं, बल्कि इस लड़की से ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ है घर की बात घर में रहने दो, अगर ये बात बाहर जाएगी तो समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये लड़की आगे बताते हुए कहती है कि जब उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और ना किसी ने उसका साथ देने के लिए कोई तैयार हुआ तो उसके बाद में ये लड़की सोचती है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में ये लड़की किसी तरीके से जहर खा लेती है और जब ये लड़की जहर खाती है परिवार के लोगों को पता चलता है तो उसके बाद में गाँव के ही एक डॉक्टर के पास में उस लड़की का इलाज कराया जाता है। और जब उस लड़की का इलाज कराया जाता है, इलाज करने के बाद में जब ये लड़की ठीक होकर घर आती है तो उसके बाद में इसका जो दरिंदा बाप होता है वाइपर की रबड़ से अपनी उस मासूम सी बिटिया की इतनी बेरहमी के साथ में पिटाई करता है कि लड़की कोर्ट में बताते हुए रोने लग जाती है। वो कहती है कि उस मार को मैं आज तक कभी भूली नहीं हूँ। लेकिन जो बाप था उसकी दरिद्रगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब कभी भी मौका पाता अपनी उस मासूम सी बिटिया का रेप करता, उसका शारीरिक शोषण करता। लड़की इतना ज़्यादा टूट चुकी थी, उसे उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए लड़की दूसरी बार फिर से जहर खा लेती है। लेकिन उस लड़की की किस्मत उसका साथ देती है, साथ इसलिए क्योंकि ज़िंदगी को समाप्त करना भी कोई सही रास्ता नहीं है, इसलिए वो लड़की जो होती है ये फिर से बच जाती है। लेकिन इसका जो बाप था इस लड़की को इतनी ज़्यादा गंदी नज़र से देखा करता था कि वो नहीं चाहता था कि कोई लड़का भी उस लड़की को देखे, इसलिए उसने उस लड़की के बाल तक कटवा दिए थे ताकि लोगों की नज़र में वो लड़का बन के रहे और सिर्फ उसके पिता की मतलब की ही बन के रह जाए। लड़की कोर्ट में बताती है कि 16 अप्रैल साल 2024 को उसके पिता ने लास्ट बार उसके साथ रेप किया था और उसके बाद से किसी तरह वो रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, पूरी रात वहीं सोती है और उसके बाद में अगले दिन कोर्ट आती है। लड़की कोर्ट से महज इतना ही कहती है कि मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं किसी न किसी दिन मर जाऊँगी, क्योंकि बिना इंसाफ के मैं जीना नहीं चाहती। मेरे अलावा दुनिया में न जाने कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो ये सब कुछ झेल रही होंगी, लेकिन वो लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठा पाती। हालांकि पिता, भाई और उसके समय के साथ साथ 6 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। गाज़ियाबाद की पुलिस के जो डीसीपी विवेक चंद्र यादव होते हैं, उन्होंने बताया कि लड़की के जो आरोप लगाए हैं उनकी प्रारंभिक जांच कराई गई है। जांच में सभी आरोप प्रथम दृष्टि सही पाए गए हैं। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर उसके पिता, भाई और 3 ताऊ और चाचा समेत 6 के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 370, 323 और 504, 506 और 313
120 बी पॉक्सो एक्ट के तहत 19 अप्रैल साल 2024 को थाना मोदी नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और बाकी के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को मैंने आप लोगों को आज इसलिए सुनाया है कि न जाने देश के अंदर ऐसी कितनी ही बच्चियां हैं दुनिया के अंदर जो इस तरीके के बैड टच, इस तरीके के उत्पीड़न को सह रही होंगी। मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि आप गलत रास्ता ना चुनकर आवाज़ उठाएं, पुलिस के पास ना पहुँच सके तो कोर्ट में पहुँचें, लेकिन ऐसे बैड टच और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आप लोगों को अलर्ट करना था। किसी भी बच्ची के साथ कहीं पर भी गलत हो तो वो इस बारे में ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठाए। दोस्तों, मैं मिलता हूं कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।